बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा, तो क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल में हम सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। तो अच्छा, सबसे पहले आते हैं क्रोमोसोम की तरफ। ये क्रोमोसोम का ये वर्ड जो है ये ग्रीक ज़ुबान से लिया गया है। दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक कहा जाता है यूनानी ज़ुबान को। यूनानी ज़ुबान क्या है? ये एक मगरबी ज़ुबान है, उससे ये लफ्ज़ लिया गया है। सबसे पहले आते हैं मीनिंग की तरफ कि ये क्रोमोसोम का यहाँ पे ये वर्ड जो दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। तो इस क्रोमोसोम में सबसे पहले ये क्रोमो लफ्ज़ जो है, क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो कहा जाता है कलर को। एंड ये दूसरा लफ्ज़ जो है सोम, ये सोमा से निकल चुका है, और सोमा कहा जाता है बॉडी को। तो इसका मतलब हुआ कि एक रंगदार बॉडी, लेकिन हकीकत में क्रोमोसोम जो होती हैं एक कलरलेस बॉडी होती हैं। कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस बॉडी, ये एक कलरलेस बॉडी है। तो फिर इसको कलर बॉडी क्यों कहा जाता है? ये इसलिए क्योंकि क्रोमोसोमों को अगर हमें स्टडी करना है तो ये तो कलरलेस बॉडी है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए एक टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग में क्या करते हैं? स्टेनिंग में सेल को एक स्पेसिफिक डाई दिया जाता है, एक स्पेसिफिक रंग दिया जाता है सेल को। तो जब सेल को स्पेसिफिक रंग दिया जाता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? उस स्पेसिफिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये फिर एक रंगदार बॉडी की तरह नज़र आते हैं, इसलिए इसको ये कलर बॉडी का नाम दिया गया है। अच्छा, फिर आते हैं डिस्कवरी की तरफ। आप लोगों के बुक में यहाँ पे कन्फ्यूजन है। आप लोगों के बुक में दिया गया है कि ये वाल्डियर ने डिस्कवर किए थे, लेकिन वाल्डियर ने इनको डिस्कवर नहीं किया था। तो किसने डिस्कवर किया था? बाय वाल्टर फ्लेमिंग। सबसे पहले क्रोमोसोम्स को वाल्टर फ्लेमिंग नामी एक साइंसदान था, इन्होंने डिस्कवर किया था, और इन्होंने सलामेंडर के अंदर क्रोमोसोमों को डिस्कवर किया था। सलामेंडर लार्वा के अंदर। सलामेंडर क्या होता है? ये एक छिपकली नुमा सा जानवर होता है, और उसके लार्वा के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोमों को डिस्कवर किया था। ये लार्वा क्या होता है? सलामेंडर जब इमेच्योर फॉर्म में होती हैं तो उस स्टेज में सलामेंडर को लार्वा कहा जाता है। इसको फश्तों में सिंपली कार्बोड़ा कहा जाता है, ये कार्बोड़ी के नाम से मशहूर है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं नेमिंग की तरफ। इस क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया, ये नाम इसको किसने दिया? बाय वाल्डियर। वाल्डियर एक साइंसदान था, इन्होंने इस क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम का नाम दिया था। फिर आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो क्रोमोसोम जो होती हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दागों की तरह, जिस तरह तार होते हैं या रस्सी होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर उसकी तरह होती हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम इन दो छोटे छोटे डायग्रामों का सहारा लेंगे। तो ये सबसे पहले ये डायग्राम जो है ये क्या है? एक बैक्टीरिया सेल है, और बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया कौन सा सेल होता है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल हैं जो जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होती, और साथ में इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके अंदर ना तो वेल डेवलप न्यूक्लियस है, और साथ में मोस्टली सेल ऑर्गेनेल भी इसके अंदर क्या है? एब्सेंट है। अच्छा, तो इसके अंदर क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं। यहाँ ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए। और बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो होता है ये डायरेक्टली डीएनए से बना होता है।
मतलब इसके अंदर प्रोटीन वगैरह की कंपोजिशन नहीं होती जिस तरह यूकारियोटिक सेल में होती हैं। ये डायरेक्टली इस डीएनए से क्रोमोसोम बनता है और इसी तरह डायरेक्टली इससे क्रोमेटिन मटेरियल भी बनता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया का डीएनए भी कह सकते हैं, साथ में इसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम, और साथ में हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। इसको डायरेक्टली हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। लेकिन यूकारियोटिक सेल जो होती हैं, यूकारियोटिक सेल एक सेल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्टली ऑर्गेनेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये हमने एक जर्नलाइज सेल का डायग्राम बना दिया है। ह्यूमन बॉडी से हमने यहाँ पे एक सेल ली हुई है और ये एक जर्नलाइज सेल का डायग्राम है, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं सारे तो सर्कुलर शेप के नहीं होते, इसलिए ये क्या है, एक जर्नलाइज सेल का डायग्राम है। सबसे पहले ये बाहर वाला सर्कल जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये दूसरा सर्कुलर लाइन जो नज़र आ रही है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये इलाका जो है, ये पूरा, इसको क्या कहा जाता है? पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो यूकारियोटिक सेल की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। अच्छा, तो अब इन चीज़ों को डिफिनीशन के ज़रिए हम क्या करेंगे? रिवाइज करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या होती हैं? धागानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकारियोटिक सेल, और ये यूकारियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में एंड प्रोकारियोटिक सेल, और प्रोकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, फिर आते हैं इन दो वर्ड्स की तरफ, क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमियर। तो इन दो वर्ड्स को समझने के लिए हम इस छोटे से डायग्राम का सहारा लेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये एक छोटा सा क्रोमोसोम है और हमने इस क्रोमोसोम को इसी तरह इस मिड पॉइंट पे क्या कर दिया? काट दिया दो हिस्सों में। तो यहाँ पे भी एक हिस्सा रह जाता है और यहाँ पे भी एक हिस्सा रह जाता है। यहाँ पे ये हिस्सा क्या कहलाता है? इस हिस्से को क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड। और हाफ हिस्सा यहाँ पे रह जाता है, हाफ पार्ट यहाँ पे रह जाती है, इस पार्ट को भी क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड। और यहाँ पे दरमियान में आप लोगों को ये रेड डॉट जो नज़र आ रही है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करता है। इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये दो क्रोमेटिड जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अच्छा, अब जाते हैं डिफिनीशंस की तरफ। ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम हैव टू आइडेंटिकल पार्ट, इसके पास दो आइडेंटिकल पार्ट्स होती हैं। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्रोमेटिड, और उसके हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम है, हमने दरमियान पॉइंट पे इसको काट दिया तो एक पार्ट इधर रह जाती है और एक पार्ट इधर रह जाती है, इसको भी क्रोमेटिड कहा जाता है और साथ में इसको भी क्रोमेटिड कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोमियर की तरफ। द टू क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के अटैच एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं
कॉल्ड सेंट्रोमियर, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। यहाँ पे की क्या है, इसके ज़रिए ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच है और इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोमेटिन मटेरियल। यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल को समझने के लिए हम पहले यूकारियोटिक सेल की तरफ जाएंगे कि यूकारियोटिक सेल में क्रोमेटिन मटेरियल किस तरह होते हैं। तो यूकारियोटिक सेल के अंदर क्रोमेटिन जानने के लिए हमें इस छोटे से डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को। डीएनए, ये पूरा स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को। अच्छा, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल के साथ साथ ये कहाँ पे मौजूद है, ये इस यूकारियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं और साथ में यहाँ पे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं और उन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के 5 किस्म के टाइप पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B और चौथा है H3 और पांचवा है H4। तो यहाँ पे ये चार जो है H2A, H2B, H3 एंड H4, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, H1A, H2B, H3, H4 मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इसी तरह अरेंज हो जाते हैं और इसके पीछे भी 4 मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं और एक तो टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गए। तो फिर क्या होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, ये 2 दफ़ा आगे चली जाती हैं इसी तरह और 2 दफ़ा इन 8 हिस्टोन प्रोटीन से क्या हो जाती हैं, रैप्ड हो जाती हैं। रैप्ड मतलब लपेट जाना। और आगे यहाँ पे और 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और उनसे भी इसी तरह 2 दफ़ा ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या करती हैं, रैप्ड हो जाती है, इससे लपेट जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर, एक दाना नुमा स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम। अच्छा, और ये न्यूक्लियोसोम अलोंग विद दिस डीएनए मॉलिक्यूल ये अगेन क्या हो जाते हैं, मज़ीद एक दूसरे के साथ कोयल हो जाते हैं, मज़ीद कोयल हो जाते हैं और एक कम्पैक्ट एक सख्त स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस स्ट्रक्चर को फिर क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंपली डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। और जब इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, मतलब जब हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द ये डीएनए लपेट जाती है और एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, तो फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल। और
इसी तरह फिर ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाते हैं, आगे मज़ीद कंडेंस हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कोयल हो जाते हैं और एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पे ये एक प्रोटीन रह जाता है H1। इसका क्या काम होता है, ये H1 प्रोटीन जो होती है, यहाँ पे ये DNA मॉलिक्यूल जो हैं रेप्ड होने से पहले और रेप्ड होने के बाद यहाँ पे, तो इन DNA के इस स्ट्रैंड्स को आपस में यहाँ पे बांध दिया जाता है इन एक प्रोटीन के ज़रिए, और इस प्रोटीन का नाम है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन का क्या काम होता है, ये DNA के इन स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देता है, अटैच कर देता है। इसी तरह यहाँ पे भी हिस्टोन H1 प्रोटीन जो है इन दोनों DNA के स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, अटैच कर देता है। दिस इज H1। और यहाँ पे ये DNA मॉलिक्यूल जो हिस्टोन प्रोटीन से रेप्ड हो जाती हैं, इनके अंदर तकरीबन ये DNA जो रेप्ड हो चुकी हैं, इसके अंदर तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। 200 के करीब न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, DNA प्लस प्रोटीन, DNA और प्लस प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से क्रोमेटिन मटेरियल बनता है। यहाँ पे DNA था, ये हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड हो गई, तो इससे जो स्ट्रक्चर बन गया उसको हमने क्रोमेटिन मटेरियल कहा। और फिर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कोयल, क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल कोयल हो चुके हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में DNA को हम क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं और इसी क्रोमेटिन मटेरियल को हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ में ये DNA को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ में ये क्रोमेटिन मटेरियल को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल की कंपोजिशन इस तरह नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है और इस एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल को प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लाज्मिड, और ये अक्सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम की डिफिनीशन देख लेते हैं कि ये क्या है। when DNA मॉलिक्यूल, जब DNA मॉलिक्यूल 2 टाइम 2 दफ़ा रेप्ड लपेट जाए अराउंड इर्द गिर्द हिस्टोन प्रोटीन, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे DNA जब 2 दफ़ा हिस्टोन प्रोटीन से रेप्ड हो जाती हैं तो इसके नतीजे में ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है।